हेलो डियर फ्रेंड्स, आप सभी का वेलकम आपके अपने यूट्यूब चैनल तनु क्लासेस एरा में। दोस्तों, हम लोगों ने सबसे पहले इस चैप्टर का कंप्लीट थ्योरी यानी कि फुल चैप्टर एक्सप्लेनेशन को पढ़ा रखा है। अगर आप उसको नहीं देखे तो प्लीज पहले जाके उसको देखें। उससे क्या होगा दोस्तों, इस वीडियो में हम लोग जितना भी क्वेश्चन आंसर करेंगे आपसे सॉल्व हो जाएगा। ठीक है, उसका लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन पे या फिर प्लेलिस्ट पे आपको वो वीडियो मिल जाएगा। दोस्तों, आज की वीडियो में हम लोग करने वाले हैं क्लास 10 हिस्ट्री इतिहास का फर्स्ट चैप्टर, जिसका नाम है यूरोप में राष्ट्रवाद का उदय। उसी का आज हम लोग वीबीआई ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन करने वाले हैं। ठीक है, काफी इंपोर्टेंट क्वेश्चन होने वाला है। बस आप लोग ध्यान से देखिए, जो क्वेश्चन आपसे नहीं बने प्लीज इसको नोट कर लीजिएगा या फिर स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। ठीक है, चलिए दोस्तों, फटाफट क्वेश्चन को देखने के बाद तुरंत आपको आंसर को कमेंट करना है। इससे आपका जो है कॉन्फिडेंस लेवल जो है वो बढ़ेगा। ठीक है, चलिए फर्स्ट क्वेश्चन को देखिए। इटली तथा जर्मनी वर्तमान में किस महादेश के अंतर्गत आते हैं? काफी इंपोर्टेंट क्वेश्चन है और ये क्वेश्चन आपको बोर्ड एग्जाम में बहुत बार रिपीट किया गया है। तो इटली और जर्मनी जो है वर्तमान में किस महादेश के अंतर्गत आता है? आप लोग फटाफट आंसर को कमेंट करेंगे। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो है यूरोप, यानी कि ऑप्शन सी। ठीक है, तो इटली और जर्मनी जो है वो अभी प्रेजेंट में यूरोप महादेश के अंतर्गत आता है। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर आपका हो जाएगा कितना? 2। ध्यान से देखिए, आपके स्क्रीन पर क्वेश्चन आ चुका है। फ्रांस में किस शासक वंश की पुनः स्थापना वियना कांग्रेस द्वारा की गई थी? यानी कि फ्रांस में जो है किस शासन वंश का जो है पुनः स्थापना वियना कांग्रेस के द्वारा किया गया था? आपको मालूम है, हमने आपको पढ़ाया भी है कि वियना कांग्रेस जो है एक प्रकार का ऐसा इत्तेहाद, यानी कि ऐसा मतलब कि लॉ था, ऐसा मतलब कि एक प्रकार का वादा था, जिससे कि वो जो देश था फ्रांस जो देश था उसको बहुत ज्यादा मतलब कि इससे नुकसान हुआ। और उसी समय एक वंश का मतलब कि दोबारा चालू कर दिया था, जो कि राजतंत्र एक प्रकार का कह सकते हैं। वो था आपका बुर्बो वंश, यानी कि ऑप्शन सी। थ्योरी में मैंने आपको अच्छे से पढ़ा रखा, प्लीज आप उसको जाके देखें, उसके बाद इस वीडियो को देखें। ठीक है, तो फ्रांस में जो है बुर्बो वंश की पुनः स्थापना वियना कांग्रेस के द्वारा किया गया था और राजतंत्र को फिर से घोषित किया गया था। ठीक है, देखेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 3। मेजिनी का संबंध किस संगठन से था? काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ये जो मेजिनी है इसका संबंध किस संगठन से था? लाल सेना, कार्बोनरी या फिर फिलिक हेटारिया या फिर डायट? तो दोस्तों फटाफट आप लोग आंसर को कमेंट करेंगे। इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा कार्बोनरी, यानी कि ऑप्शन बी। तो मेजिनी का जो संबंध है वो किस संगठन से था? कार्बोनरी। और लाल सेना का गैरीबाल्डी से। ठीक है, गैरीबाल्डी का था लाल सेना से और मेजिनी का जो संबंध था वो कार्बोनरी संगठन से था। ठीक है, देखेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 4। इटली एवं जर्मनी के एकीकरण के विरुद्ध निम्न में से कौन था? ये जो इटली और जर्मनी का जो एकीकरण था तो उसका विरुद्ध यानी कि उसका ऑपोजिशन में कौन था? इंग्लैंड था, रूस था, ऑस्ट्रिया था या फिर पर्सा था? तो दोस्तों इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑस्ट्रिया, यानी कि ऑप्शन सी। ठीक है, तो इटली और जर्मनी के एकीकरण के विरुद्ध ऑस्ट्रिया था, निम्न में से ऑस्ट्रिया था। देखेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 5। काउंट काउर, जिसका भी आंसर आता फटाफट आप लोग आंसर को कमेंट करते हुए जाइए। ठीक है, देखेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 5। काउंट काउर को विक्टर इमैनुअल ने किस पद पर नियुक्त किया? जो काउंट काउर था उसको विक्टर इमैनुअल ने किस पद पर, कौन सा पद पर उसको नियुक्त किया था, बहाल किया था? सेनापति के पद पर, फ्रांस में राजदूत, प्रधानमंत्री या फिर गृह मंत्री? तो दोस्तों इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा प्रधानमंत्री, यानी कि ऑप्शन सी। ठीक है, तो काउंट काउर को विक्टर इमैनुअल ने प्रधानमंत्री पद पर उसको नियुक्त किया था। देखेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 6। गैरीबाल्डी पेशे से क्या था? बहुत बार ये क्वेश्चन रिपीटेड है, वैसे मैं जितना क्वेश्चन कहा सब है, लेकिन ये गैरीबाल्डी पेशे से क्या था ये भी क्वेश्चन बहुत बार पूछा गया। सिपाही था, किसान था, जमींदार था या फिर नाविक था? तो दोस्तों 6 का जो आपका राइट आंसर हो जाएगा वो है नाविक, यानी कि ऑप्शन डी। ठीक है, तो गैरीबाल्डी जो है वो पेशे से नाविक था। देखेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 7। पेशे से क्या था? नाविक था गैरीबाल्डी। ठीक है, ध्यान से देखेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 7। जर्मनी राइन राज्य का निर्माण किसने किया था? ये जो जर्मनी राइन राज्य का निर्माण है वो किसने किया था? लुई 18वां ने, नेपोलियन बोनापार्ट ने, नेपोलियन द्वितीय ने या फिर बिस्मार्क ने? बताएंगे आप लोग फटाफट आंसर को कमेंट करेंगे। जो जर्मन राइन राज्य का जो निर्माण है वो किसने किया था? फटाफट आंसर को कमेंट कीजिए। इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा नेपोलियन बोनापार्ट, यानी कि ऑप्शन बी। ठीक है, तो जर्मन राइन राज्य का निर्माण जो है वो नेपोलियन बोनापार्ट ने किया था। देखेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 8। जालवेरिन कैसी संस्था थी? क्रांतिकारियों की, व्यापारियों की, विद्वानों की या फिर पादरी एवं सामंतों की? तो फटाफट आंसर को कमेंट कीजिए। जालवेरिन जो है वो कैसी संस्था थी? क्रांतिकारियों की, व्यापारियों की, विद्वानों की या फिर पादरी और सामंतों की? तो दोस्तों इसका जो राइट आंसर हो जाएगा 8 का वो है आपका व्यापारियों की, यानी कि बिजनेसमैन की, ऑप्शन बी। तो जालवेरिन जो है वो व्यापारियों की संस्था थे। ठीक है, व्यापारियों की। चलिए 8 नंबर क्वेश्चन सॉल्व हो चुका है। चलेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 9 की ओर। रक्त और लौह की नीति का जो अवलंबन है वो किसने किया था? मेजिनी ने किया था, हिटलर ने किया था, बिस्मार्क ने किया था या फिर विलियम वॉन ने किया था? तो एक रक्त और लौह की जो नीति है इसका अवलंबन किसने किया था? फटाफट आप लोग आंसर को कमेंट करेंगे। इसका जो राइट आंसर है वो है बिस्मार्क, यानी कि ऑप्शन सी। तो रक्त और लौह की नीति का जो अवलंबन है, रक्त और लौह का जो नीति है किसने पारित किया था? बिस्मार्क ने। देखेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 10। फ्रैंकफर्ट की संधि कब हुई थी? ये जो फ्रैंकफर्ट की संधि है वो कब हुई थी? ये भी क्वेश्चन बहुत बार पूछा गया, काफी इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। 1864 ईस्वी में, 1866 ईस्वी में, 70 ईस्वी में, 71 ईस्वी में? तो फटाफट आंसर को कमेंट करेंगे। इसका राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा 1871 ईस्वी में, यानी कि ऑप्शन डी। तो फ्रैंकफर्ट की जो संधि है वो 1871 ईस्वी में हुई थी। ठीक है, देखेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 11।
नेपल्स की क्रांति कब हुई थी? 1820 में, 1821 में, 1822 में, 1823 में। ये जो नेपल्स की क्रांति है वो कब हुई थी? आप लोग फटाफट आंसर को कमेंट करेंगे। इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा 1821 ईस्वी को, यानी कि ऑप्शन बी। तो नेपल्स की जो क्रांति है वो 1821 ईस्वी को हुई थी। ठीक है, नेपल्स की क्रांति 1821 ईस्वी को हुई थी। देखेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 12, चार्टिस्ट आंदोलन कहां हुआ था? ये जो चार्टिस्ट आंदोलन है ये कहां पर हुआ था? फ्रांस में, ऑस्ट्रिया में, हंगरी में या फिर इंग्लैंड में? तो दोस्तों इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो है आपका इंग्लैंड में, यानी कि ऑप्शन डी। ठीक है, तो चार्टिस्ट आंदोलन जो है वो आपका इंग्लैंड में हुआ था, ऑप्शन डी इसका राइट आंसर होगा। देखेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 13, यूनान को एक स्वतंत्र राष्ट्र घोषित किया गया था कब? यूनान को एक स्वतंत्र राष्ट्र घोषित किया गया था कब किया गया था? 1835 को, 32 को, 42 को या फिर 30 को? तो दोस्तों इसका जो आंसर होगा वो होगा आपका 1832 ईस्वी को, यानी कि ऑप्शन बी। तो यूनान को एक स्वतंत्र राष्ट्र घोषित किया गया था 1832 ईस्वी में। ठीक है, ऑप्शन बी 13 का आपका राइट आंसर होगा। देखेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर आपका हो जाएगा 14, कार्बोनेट संगठन किस वर्ष था? कार्बोनेट संगठन से किसका संबंध था? अभी हमने बताया आपको, सॉरी देखिए एक सेकंड पीछे चला जा चुका है। देखिए कार्बनिक का जो संगठन, कार्बोनेट जो संगठन था वो मेजनी से उसका संबंध था। ठीक है, अब यहाँ पर क्वेश्चन क्या पूछ रहा है कि यूनान को एक स्वतंत्र, ये तो हो गया। हाँ, ये क्वेश्चन नंबर 14 देखिए, कार्बोनेट संगठन किस वर्ष हुआ, यानी कि किस वर्ष बना ये कार्बोनेट संगठन? 32 में, 15 में, 10 में या फिर 31 में? 1810, 31 कब बना था? तो दोस्तों इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा आपका 1810 ईस्वी में, यानी कि ऑप्शन सी। ठीक है, तो कार्बोनेट संगठन जो है वो 1810 ईस्वी में 1810 ईस्वी में बना था ये कार्बोनेट संगठन। ठीक है, देखेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर आपका 15, एड्रियानोपोल की संधि कब हुई थी? ये जो एड्रियानोपोल की जो संधि है वो कब हुई थी? 1828 को, 1829 को, 1830 को या फिर 1931 को? तो दोस्तों 15 का जो आपका राइट आंसर हो जाएगा वो है आपको 1829, यानी कि ऑप्शन बी। ठीक है, तो एड्रियानोपोल की जो संधि है वो 1829 ईस्वी को हुई थी। कब हुई थी? 1829 ईस्वी को। देखेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर आपका 16, एड्रियानोपोल की संधि किन दो देशों के बीच हुई? काफी इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, ये भी क्वेश्चन बहुत बार रिपीटेड है। देखिए एड्रियानोपोल की जो संधि हुई थी वो 1829 ईस्वी में हुई थी, लेकिन किन दो देशों के बीच हुई थी? तुर्की रूस, यूनान पोलैंड या फिर तुर्की हंगरी या फिर हंगरी पोलैंड? तो दोस्तों 16 का जो आपका राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा आपका कितना? तुर्की रूस, यानी कि ऑप्शन ए। क्या हो जाएगा? तुर्की रूस। तो एड्रियानोपोल की जो संधि है वो दो देशों के बीच हुई थी, तुर्की और रूस के बीच। ठीक है, देखेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 17, सेडोन का युद्ध किनके बीच हुआ था? ये जो सेडोन का युद्ध है वो किनके किनके बीच हुआ था? पर्सा और ब्रिटेन, ब्रिटेन और फ्रांस, फ्रांस और पर्सा, पर्सा और रूस। ये जो सेडोन का युद्ध है वो किसके किसके बीच हुआ था? फटाफट आप लोग आंसर को कमेंट करेंगे। इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा आपका ऑप्शन सी, फ्रांस और पर्सा। ठीक है, तो सेडोन का जो युद्ध है वो फ्रांस और पर्सा के बीच हुआ था। देखेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 19, पोलैंड के विद्रोह को किसने कुचल दिया? ये जो पोलैंड का विद्रोह हो रहा था किसने कुचल दिया था? रूस ने, ब्रिटेन ने, ऑस्ट्रिया ने, फ्रांस ने? तो दोस्तों इसका जो राइट आंसर होगा वो है आपका रूस, यानी कि ऑप्शन ए। तो पोलैंड के विद्रोह को रूस ने कुचल दिया। देखेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 20, सन 1870 में फ्रांस और पर्सा के बीच युद्ध कहां हुआ था? सेडोन में हुआ था, सेडोवा में हुआ था, साइडान में हुआ था या फिर फ्रैंकफर्ट में हुआ था? तो इसका जो राइट आंसर होगा, हम लोगों ने थ्योरी में पढ़ा है इसको, बिल्कुल मैंने आपको वहां बताया भी था कि ये क्वेश्चन पूछा भी गया है। तो देखिए 1870 में फ्रांस और पर्सा के बीच जो युद्ध हुआ था वो हुआ था आपका कहां पर हुआ था? सेडोन में, यानी कि ऑप्शन ए। ठीक है, तो 1870 में फ्रांस और पर्सा के बीच जो युद्ध हुआ था वो सेडोन में हुआ था। देखेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 21, यूरोप वासियों के लिए किस देश का साहित्य एवं ज्ञान विज्ञान प्रेरणा स्रोत था? यानी कि जो यूरोपवासी थे, जो यूरोप में रह रहे लोग थे, जीवन यापन कर रहे लोग थे, उसको ज्ञान और विज्ञान और साहित्य का जो प्रेरणा है वो कहां से मिला था? जर्मनी, यूनान, तुर्की या फिर इंग्लैंड? तो दोस्तों इसका जो राइट आंसर होगा वो हो जाएगा यूनान, यानी कि ऑप्शन बी। क्या हो जाएगा? यूनान। तो यूरोप वासियों के लिए यूनान देश जो है वो साहित्य एवं ज्ञान विज्ञान प्रेरणा स्रोत रहा। ठीक है, यूनान। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 22, युवा इटली संस्था का विकास किसने किया था? मेजिनी ने, काउंट काउर ने, गैरीबाल्डी ने या बिस्मार्क ने? ये बिस्मार्क लिखा हुआ है और ये क्वेश्चन भी बहुत बार पूछा गया, लोग इस पर अक्सर कंफ्यूज होते हैं। आप ध्यान दीजिए, युवा इटली संस्था का जो विकास है वो किसने किया था? फटाफट आप लोग आंसर को कमेंट करेंगे। इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा आपका मेजिनी ने, यानी कि ऑप्शन ए। ठीक है, तो युवा इटली संस्था का जो विकास है वो मेजिनी ने किया था। चलिए अब विकास मेजिनी ने किया था। ठीक है, देखेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 23, बिस्मार्क निम्न में से क्या था? कवि था, नाटककार था, संगीतज्ञ था या फिर कूटनीतिज्ञ था? क्योंकि गैरीबाल्डी नाविक था, अब यहाँ पर बिस्मार्क का बात हो रही है, तो वो क्या था? कवि था, नाटककार था, संगीतज्ञ था या फिर कूटनीतिज्ञ था? तो दोस्तों उसका जो राइट आंसर है वो हो जाएगा आपका क्या? कूटनीतिज्ञ, यानी कि ऑप्शन डी। ठीक है, तो बिस्मार्क जो है वो कूटनीतिज्ञ था। क्या था? कूटनीतिज्ञ। देखेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 24, सार्डिनिया पिडमाउंट का शासक कौन था? फटाफट आप लोग आंसर करेंगे। ये जो सार्डिनिया पिडमाउंट था उसका शासक कौन था? नेपोलियन तृतीय या फिर काउंट काउर या फिर विक्टर इमैनुअल या फिर विलियम प्रथम? विलियम प्रथम। ठीक है, विलियम फर्स्ट।
तो दोस्तों 24 का जो आपका राइट आंसर होगा वो है विक्टर इमैनुएल यानी कि ऑप्शन सी। तो सार्डिनिया पिडमाउंट का जो शासक है वो विक्टर इमैनुएल था। ठीक है, देखेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 25, काफी इंपोर्टेंट क्वेश्चन, ध्यान दीजिए। यूनानी स्वतंत्रता आंदोलन के दौरान कौन ब्रिटिश कवि शहीद हो गए? यानी कि बताइए, जब यूनानी स्वतंत्रता आंदोलन चल रहा था उसी के दौरान कौन ब्रिटिश कवि है जो कि शहीद हो गया? कौन था? लॉर्ड बायरन, कासूद, फ्रांसिस डिक या फिर विलियम परतब? तो दोस्तों इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा आपका लॉर्ड बायरन यानी कि ऑप्शन ए। तो यूनानी स्वतंत्रता आंदोलन के दौरान लॉर्ड बायरन जो है कवि था, ब्रिटिश कवि, वो शहीद हो गया। ठीक है, देखेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 26, जालबेराइन की स्थापना किस राज्य ने की थी? पर्शिया ने, ऑस्ट्रिया ने, सार्डिनिया ने या फिर फ्रांस ने? तो ये जालबेरिन नामक जो संगठन था, जालबेरिन की जो स्थापना है वो किसने किया था? आप लोग फटाफट कमेंट करेंगे, क्योंकि यही जालबेरिन था जो कि बॉर्डर वाला जो दिक्कत था, बॉर्डर में जो टैक्स वसूला जाता था एक राज्य से दूसरे राज्य में, उसको खत्म किया था यही जालबेराइन। ठीक है, हम लोगों ने थ्योरी में बहुत अच्छे से आपको पढ़ा रखा है, प्लीज उसको जाके देखिएगा, डिस्क्रिप्शन पे आपको लिंक मिलेगा, प्लेलिस्ट में भी मिलेगा। और चैनल पे पहली बार आया प्लीज सब्सक्राइब कीजिएगा, क्योंकि नया चैनल है, आप लोग अभी तो नहीं देख सकते, लेकिन मैं आपको 100% कंप्लीट टेन का तैयारी कराने वाला हूं। ठीक है, अपने दोस्तों को भी शेयर जरूर कर दीजिएगा और प्लीज 1000 सब्सक्राइबर जल्द से जल्द आप लोग पढ़ाइए, और हम लोग जो है लाइव आकर के इसी तरीके से पढ़ाई करेंगे। ठीक है, तो जालबेरिन की जो स्थापना है वो किस राज्य ने की थी? फटाफट आप लोग कमेंट करेंगे। इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो है आपका पर्सा यानी कि ऑप्शन ए। ठीक है, तो 26 का राइट आंसर आपका ऑप्शन हो जाएगा, जालबेरिन की जो स्थापना है वो पर्सा ने की थी। देखेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 27, हंगरी भाषा जो है वो क्या थी? इतावली थी, मैग्यार थी, पोलिश थी या फिर फ्रेंच थी? तो हंगरी की जो भाषा है वो कौन सी भाषा हंगरी में उस समय चल रही थी? तो दोस्तों इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा मैग्यार यानी कि ऑप्शन बी। तो हंगरी में जो है मैग्यावार भाषा थी। ठीक है, मैग्यार। देखेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 28, यूनान के स्वतंत्रता संग्राम में किसकी पराजय हुई? बताएंगे, यूनान के जो स्वतंत्रता संग्राम था उस समय किसकी पराजय, किसकी हार हुई थी? रूस की, तुर्की की, यूनान की, फ्रांस की? तो दोस्तों इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो है आपका तुर्की की यानी कि ऑप्शन बी। तो यूनान के स्वतंत्रता संग्राम में जो है तुर्की की पराजय हुई थी। ठीक है, देखेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 29, मरियान किस देश के राष्ट्रवाद के प्रतीक था? ये जो मरियान है वो किस देश के राष्ट्रवाद के प्रतीक था? फ्रांस राष्ट्रवाद के प्रतीक थी या फिर रूस राष्ट्रवाद की या फिर इटली राष्ट्रवाद की या फिर जर्मनी राष्ट्रवाद की? तो दोस्तों इसका जो राइट आंसर है वो है फ्रांस राष्ट्रवाद की प्रतीक था यानी कि ऑप्शन ए। क्या है? ऑप्शन ए। तो मरियान जो है वो फ्रांस देश के राष्ट्रवाद की प्रतीक था। ठीक है, देखेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन हो जाएगा आपका कितना 30 और लास्ट क्वेश्चन है, और इसके बाद पार्ट 2 लेके आएंगे इसी चैप्टर का, क्योंकि ज्यादा वीडियो फिर लंबा नहीं बनाएंगे। ठीक है, लंबी वीडियो हो जाती है फिर आप ही लोग बोलते हैं सर वीडियो काफी लंबी हो रही है, तो कोशिश करेंगे छोटा से छोटा वीडियो बनाने की और सारे ऑब्जेक्टिव को सॉल्व करने की। तो हम लोग ये लास्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन को देखिए, यूरोपीय सभ्यता का पालना किसे कहा जाता है? यूरोपीय सभ्यता का पालना किसे कहा जाता है? इटली को, फ्रांस को, हंगरी को, यूनान को? तो दोस्तों इसका जो राइट आंसर है वो बिल्कुल ऑब्वियसली राइट आंसर आपका ऑप्शन डी होगा, यूनान को। तो यूरोपीय सभ्यता का जो पालना है वो यूनान को कहा जाता है। ठीक है, किसको? यूनान को। तो दोस्तों आज के लिए इतना ही, उम्मीद है आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी। इसी तरीके से यहाँ पर कंप्लीट 10 की तैयारी होती है, पहले आपको चैप्टर एक्सप्लेनेशन किया जाता है, फिर ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन, फिर सब्जेक्टिव क्वेश्चन, फिर टेस्ट, इस तरीके से यहाँ पर तैयारी होती है। आप लोग अगर नहीं तो एक बार चैनल पे जाके देखें, और पहली बार चैनल पे आए तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, जल्द से जल्द आप लोग 1000 सब्सक्राइब कराइए, उसके बाद फिर हम लोग लाइव आकर के पढ़ाई करेंगे। ठीक है, क्लास 10 की संपूर्ण तैयारी यहाँ पर आपकी की जाएगी, बस आप लोग अच्छे से सब्सक्राइब करके अपने दोस्तों को एक बार जम के शेयर कर दीजिए। ठीक है, व्हाट्सएप में, टेलीग्राम में, जहां पर भी हो जम के शेयर कर दीजिए। चलिए दोस्तों फिर मिलेंगे नए वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद। आप लोग पढ़ाई करते रहिए, ऑल द वेरी बेस्ट।